हैं कट्टर सनातनी। इनका पूरा नाम है कट्टर सनातनी अगेंस्ट इस्लाम। एक दो चीजें हैं जिनको जिक्र करना है दोस्तों। जमाने के अंदाज बदले गए, नया साज राग बदले गए। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग साज बदले गए। खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। दोस्तों, रीसेंट हिस्ट्री खास तौर पर 2023 के बाद एक अजीबोगरीब तब्दीली और एक अजीबोगरीब इनकलाब सियासत में भी, समाज में भी और हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी देखने में आया है। 2024 में बांग्लादेश की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाता है। चंद सरफिरे स्टूडेंट्स अपनी जानों की कुर्बानियां देते हैं और उसके बाद हालात और वाकयात इस तरफ चले जाते हैं कि जो पॉलिटिकल एलीट है उसको मुल्क छोड़ के भागना पड़ता है। दोस्तों, दिखने में तो ये बड़ा साधारण और एक बड़ा ही रूटीन वर्क दिखाई दे रहा था, मगर 30 साल से गासिब और उससे भी ज्यादा सालों से बांग्लादेशी नौजवानों के भविष्य को चूसने वाली और उनको खराब कर देने वाली एक राजनीतिक स्ट्रेटजी थी, एक स्टेटस को था जो उनको खाता चला जा रहा था। दोस्तों, बात अभी यहीं पर थी कि दुनिया में बांग्लादेश के उस जेन जी के प्रोटेस्ट को इंस्पिरेशन के तौर पर याद किया जाने लगा। जी हां, एक बड़ी तादाद में सिलसिला शुरू होता है 2024 के बाद। इस पर जो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो स्टडी पेश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम समझ ये रहे थे कि पॉलिटिक्स शायद जेनजी का कप ऑफ टी नहीं है, मगर जेनजी ने जिस तरीके से पॉलिटिक्स की है, या मैं अगर खुलकर कहूं तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म किया है या ऑपोजिशन का रोल प्ले किया है पिछले 3 सालों के अंदर, वैसा इंटरनेशनली अभी देखने में नहीं आ रहा। ये एक नई तरह की पॉलिटिक्स है। खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आज नौजवान कई सफेद दाढ़ी वालों, सफेद बालों वालों और बड़ी उम्र वालों को पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं। आज जवान कई ये पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल बना रहे हैं। ये दुनिया के अंदर इस वक्त एक नई रुत कायम हो चुकी हुई है। 2024 के बांग्लादेश के तनाव के और प्रोटेस्ट के बाद दोस्तों, 2025 को इस वक्त जेन जी प्रोटेस्ट ईयर के नाम से याद किया जा रहा है। आप मुल्क उठाएं, पेरू, नेपाल, मेडागास्कर, ये 3 मुल्कों के अंदर 2025 के अंदर हुकूमतें उलट दी गई हैं। नेपाल की स्टूडेंट प्रोटेस्टों, 25 से 26 के करीब सोशल मीडिया एप्स पर पाबंदी लगाई गई नेपाल के अंदर, इंक्लूडिंग डिस्कॉर्ड के ऊपर। और मजाल ये थी कि जो नेपाल की अपनी पॉलिटिकल एलीट थी वो अयाशियों की जिंदगी गुजार रही थी। स्पोर्ट्स कार, लग्जरी अपार्टमेंट्स, विलास, कॉटेजेस, पैलेसेस, इंटरनेशनल टूर्स, हैवी किस्म की जिंदगी, लाइफस्टाइल, ये सब चीजें आपको नेपाल की पॉलिटिकल एलीट में दिखाई दे रही थी। डिस्कॉर्ड के ऊपर एक मैसेज फॉरवर्ड होता है जो जेनजी को रोड पर ले आता है और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। आप आज भी सर्च करें तो सबसे ज्यादा रैपिड और सबसे ज्यादा इंस्टेंट चेंज अगर आपको 2025 में नजर आई है तो नेपाल में नजर आई है। ओ भाई, पूरा दिन भी नहीं गुजरा, पूरा दिन नहीं गुजरा, अगलों ने पार्लियामेंट को खेड़ कर रख दिया। ये बात गलत है या सही? अभी तक नेपाल में वो जलाई जाने वाली गाड़ियों का ढेर रोडों के ऊपर कई जगहों पर दिखाई देता है। एक दिन नहीं गुजरा, जेनजी ने फट्टे उखेड़ कर रख दिए। ये नेपाल के अंदर 2025 के अंदर लोगों ने देखा। टोगो, कीनिया, मोराको, ईस्ट तिमोर, श्रीलंका, ये सब 2025 की सुर्खियों में रहे हैं। इवन इंडोनेशिया, यस हाँ, 2025 की सुर्खियों में रहे
क्योंकि पेरू, मेडागास्कर और नेपाल की हुकूमतों को उलटने की वजह से और 2024 में जो बांग्लादेश की जेनजी का प्रोटेस्ट था, उसके बाद ये चीज हकीकत बनकर सामने आ गई थी कि अगर नौजवान स्टूडेंट इकट्ठे हों तो वो चेंज लेके आ सकते हैं। अब सोचने की बात यह थी कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसमें जेनजी नाम तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, यानी पब्लिक को यह पता ही नहीं था कि जेनजी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इनको तो हमने फोन्स, सोशल मीडिया में हमेशा खूबे देखा था। हमने देखा था ये रील्स की और बीटा वर्जन किस्म के लोग हैं कि जो रील्स में और प्रैंक्स में और इसी तरीके की जो एक फिक्शनल दुनिया है उसमें जी रहे हैं, फैंटेसी लैंड में जी रहे हैं। जेनजी बेसिकली 1997 से ऑनवर्ड्स 2012 से 15 के बीच पैदा हो जाने वाले बच्चों के मुतालिक कहा जा रहा है, यानी इनकी एज चलती है टीन एज से लेके, यानी अर्ली टीन, मिड टीन एज, यानी ऑनवर्ड्स 13 से लेके आगे तक 30 तक ये बच्चे जाते हैं, 30 के अंदर अंदर 17 साल का ये एक रेंज बन रही है। अब सोचना यह था कि जो काम पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑपोजिशंस को करना चाहिए था वो जेनजी कर रही है। और आपको जानकर हैरानगी होगी, 2024 में बांग्लादेश हो, 2025 में नेपाल हो, मेडागास्कर हो या पेरू हो, श्रीलंका हो, मोरक्को हो, टोगो हो, कीनिया हो, इंडोनेशिया हो, ईस्ट तिमोर हो, इन तमाम प्रोटेस्ट के अंदर जो जेनजी के हुए हैं, एक चीज कॉमन थी दोस्तों, एंड गेस व्हाट, उनका कोई लीडर नहीं था। लीडर नहीं था। हाँ, कुछ प्रोमिनेंट फेस थे जो रेपुटेशन के साथ बार बार कैमरे के सामने आते थे, पर लीडर नहीं था। वो किसी को लीडर कंसीडर नहीं कर रहे थे। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, उन जेनजी के जो मुतालबे थे वो बड़े क्लियर थे, और वो मुतालबे देखा जाए तो बज़ाहिर ऐसे लगता था कि वक्त की हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। यानी अगर आपने सिस्टम को देखना है, आपने एक एग्जिस्टिंग सोसाइटी को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखना है, तो इतने मुश्किल नहीं थे कि वो स्ट्रक्चर कायम ना रह सके, मगर ईगो, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल एलीट की अंडर एस्टिमेट करना यूथ को, यह बड़ा मसला था। अब आप अंदाजा करें, चंद बड़े इश्यूज में से जो 2025 में, जिसको जेनजी प्रोटेस्ट ईयर कहा जाता है, जिसमें तकरीबन 12 के करीब बड़े देशों में प्रोटेस्ट किया गया, अगर आप इंटरनेशनल करप्शन का इंडेक्स निकालें तो ये सारे देश उनमें सबसे निचली लकीरों में आते थे जिनमें ये प्रोटेस्ट हुआ है करप्शन का, 2025 में, 2024 में। अब यहां जो सोचने की चीज है वो ये, ऐसा नहीं है कि इन देशों के पास पैसा नहीं था, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। साफ पता चलता है कि पॉलिटिकल एलीट के पास धड़ाधड़ पैसा है, गवर्नमेंट्स अमीर हैं, मगर वो सिस्टम नहीं है कि अवाम को उनके हक दे सकें। तो अनएम्प्लॉयमेंट का, इसी तरीके से एजुकेशन का, पब्लिक सर्विस सेक्टर का मसला था। मिसाल के तौर पर बड़े बड़े टाइकॉन्स होटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं बना रहे। यानी एक मुल्क के अंदर 5 स्टार 7 स्टार होटल मौजूद है और बन रहा है, हॉस्पिटल नहीं बन रहा। ये मसले हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं वो पैसे लगा रही हैं इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करने में, जॉब पे नहीं लगा रही, हेल्थ पे नहीं लगा रही, एजुकेशन पे नहीं लगा रही, एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं लगा रही। ये बड़े मसले थे। लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं लगा रही। मिसाल के तौर पर एक मिसाल आप लें, मोरक्को के अंदर प्रोटेस्ट शुरू होता है दोस्तों ऐसी सूरत में कि जब मुल्क में, यानी मोरक्को में सी सेक्शन की जो पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो मरना शुरू हो जाती हैं। तकरीबन 8 से 10 के करीब लड़कियों के, फीमेल्स के केस आते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती हैं हॉस्पिटल में दम तोड़ के, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज नहीं होती, 8 के करीब। और पता चलता है कि मोरक्को वो देश है जो 2030 के वर्ल्ड कप के अंदर $5 बिलियन की डील कर चुका हुआ है कि वो देगा। अब सोचने की बात है कि मोरक्को जैसा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर प्रेग्नेंट औरतें हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज ना होने की वजह से दम तोड़ तोड़ के मर रही हैं, और वो $5 बिलियन, $5 अरब इन्वेस्ट कर रहा है इन इंस्टॉलमेंट्स 2030 के वर्ल्ड कप के अंदर। मुल्कों को, इसका मतलब यह है कि ऐसे देशों की जो करप्शन में मारे जा रहे थे या जिनमें ये जेनजी ने प्रोटेस्ट शुरू किए हैं, पता चलता है कि इनमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज कुछ और थी। वो लेपापोती कर रही थी, वो आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक मेकअप कर रही थी, मगर ओरिजिनल इश्यूज, जेन्युइन इश्यूज, ग्राउंड लेवल के इश्यूज के यूथ किस तरह फेस कर रही है, उस पर वो काम नहीं कर रहे थे। ये मसला था। दूसरा मसला देखने में यह आया
कि इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर उन्होंने मिनिस्टर्स को होम अलाउंस के नाम के ऊपर $3,000 पर मंथ अलॉट कर दिए, जबकि इंडोनेशिया के अंदर पर जो मिनिमम वेज है $320 वो तक पूरी नहीं हो रही। यानी आप अंदाजा करें कि उस देश में मिनिस्टर्स को $3,000 मंथली दिया जाएगा होम अलाउंस के नाम पर, जहां गरीब आदमी के पास $300 भी नहीं है। 3,000 दिया जा रहा है मंथली मिनिस्टर को इंडोनेशिया जकार्ता में, मगर $300 नहीं है इंडोनेशिया के गरीब आदमी के पास जिंदगी गुजारने के लिए। इससे बदतर हालत थी दोस्तों पेरू के अंदर, मेडागास्कर के अंदर 12-12 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई। पानी गायब है, बिजली नहीं है, और कई लोगों की डेली जो जिंदगी गुजारने की है वो $1 से $2 से भी कम पैसा पे आ गया। मेडागास्कर के लोग रिंगना शुरू हो गए, जेंजी रोडों पर निकल आई। इसमें जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। मोराको में एक सिंगर वो शामिल हुए, टोगो के अंदर एक सिंगर वो शामिल हुए, इसी तरीके से कीनिया के अंदर यूथ आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स थे, वो शामिल हुए। तो उन्होंने अपने आर्ट को इस रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट के अंदर यूटिलाइज किया, अपना नाम बनाया। 2025 के साल में दोस्तों बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से आपको जेंजी प्रोटेस्ट करती दिखाई देती है अगर आप इसको डिटेल करें। करप्शन हो, इसी तरीके से नेपोटिज्म हो, इसी तरीके से लग्जोरियस लाइव्स हों गवर्नमेंट एलीट की, ये सारी वो वजह बनी जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर यूथ रोड पर निकलती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स नहीं थी। मिसाल के तौर पर अगर आप इंडोनेशिया के केस को ही देखें तो वहां सर्वे जब किया गया है ह्यूमन राइट्स जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से, तो उन्होंने बताया कि 7 लोगों में से एक को जॉब मिलती है, बाकी 6 के 6 अनएम्प्लॉयड रहते हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। अब मुझे बताएं, अगर नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब्स नहीं है, इन रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, आपके पास जीने का सहारा नहीं है, तो फिर लोग क्या करते हैं? मरता क्या ना करता, रोड पर निकलते हैं। और अगर रोड पर निकलकर ऐसे मुल्क में जहां पर पॉलिटिकल एलीट खुद तो उनके जो नौकर चाकर हैं दरवाजा खोलते हैं, उन मिनिस्टर्स के नौकर चाकर दरवाजा खोलते हैं गाड़ी में बिठाने के लिए, ऐसे मुल्क के अंदर यूथ को लाठियां मारी जाए, सेलिंग की जाए, बैलेट गन चलाई जाए, धक्के मारे जाएं, लड़कियों के बाल पकड़ के खींचे जाएं, उनको थप्पड़ मारे जाएं, जबरदस्ती बंदे को किडनैप करके लेके जाया जाए, मुंह पर स्याहियां फेंकी जाएं, थप्पड़ मारे जाएं, इस तरह के सारे रवैये इख्तियार किए जाएं बात करने के अलावा, बल्कि देशद्रोही, आतंकवादी, विदेशी एजेंडा लेके चलने वाला, इस तरह के सारे अलकाबात दिए जाएं तो फिर यूथ और तरीके से रिएक्ट करती है। खैर, देखने में ये चीज आई 2025 में जो मैं आपके सामने इस वक्त रख रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया कि अब लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद खत्म होती जा रही है। उनको लग ये रहा है कि ये रिसाइकल चीजें हैं जो जाती हैं फिर दोबारा वापस आती हैं, काम किसी तरह भी नहीं आती। दोस्तों 2025 की कहानी आपने सुन ली। 2026 के अंदर सूरत हाल यहां पर आई है कि अब मेडिकल एग्जाम्स के पेपर लीक होने की वजह से एक बवाल उठता है। 20 लाख के करीब 20 लाख मेडिकल स्टूडेंट्स को एग्जाम दोबारा देने पर मजबूर किया जाता है। 12 स्टूडेंट्स खुदकुशी करते हैं, आत्महत्या करते हैं। 12 स्टूडेंट्स। एक आदमी निर्दोष की, एक स्टूडेंट की जान कितनी कीमती है किसी देश के लिए, आप अंदाजा नहीं कर सकते। आपको क्या खबर है कि वो स्टूडेंट साइंटिस्ट होता? अपडेट हो सकती है, हो सकता है ज्यादा हो। मेरे तक जो रिपोर्ट पहुंची है, आप ज्यादा भी कह सकते हैं, 12 से ज्यादा हैं लोग कह रहे हैं कमेंट में। अभी तक अपडेट आ रही है। मैंने जो रिपोर्ट देखी उस रिपोर्ट के मुताबिक
12 के करीब सुसाइड की, बल्कि 12 से ज्यादा, अब लोग बता रहे हैं कि 20+ हो चुके हैं, और वो स्टूडेंट्स हैं, उनका सुसाइड सामने आता है, उनकी जान जाती है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हम ये बात करते हैं, देखें हमारे जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, नेपाल हो, ये वो मुल्क हैं, याद रखें गरीब आदमी के पास ना दो ही चांस होते हैं, एक अपनी जवानी, एक अपनी औलाद की जवानी। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता गरीबी के सर्कल को तोड़ने का। या तो वो खुद इतनी मेहनत करे कि अमीर हो जाए, अब हराम वो कर नहीं सकता, किसी को लूटना शुरू कर दे, किसी को किडनैप करे, नहीं। और दूसरा ऑप्शन इसके पास ये होता है कि यार मैं गरीबी काट के अपने औलाद को, अपने संतान को इतना पढ़ा दूं कि यार वो हमें गरीबी से निकाल ले और अपना कुछ भला कर दे, यानी मैं उसको शिक्षा का शस्त्र दे दूं, मैं ये दे दूं शिक्षा का। अब आप सोचें कि वो अपनी आंखों के सामने औलाद को जलील होता देखे। मैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन मुल्कों के लोगों को सामने रखकर बात कर रहा हूं। अगर हमने अपने उस जनरेशन का ख्याल नहीं करना कि जो जनरेशन अब उन माँ बाप की उम्मीद है कि वो गरीबी का सर्कल तोड़ेंगे, एक एक नौजवान मिलकर वो रोल प्ले करता है जो रियासत को, राष्ट्र को, देश की उन्नति को और उसको उठाने का काम कर सकता है, एक एक स्टूडेंट, एक एक नौजवान। अब आप देखें होता क्या है, उसके बरक्स 20 लाख के करीब 2 मिलियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनको एग्जाम के रीटेक किया जाता है, ठीक है ना। और उसके चक्कर में लोगों की जिंदगियां ऊपर नीचे हो जाती है, को कहां से आया है, को कहां से जा रहा है। यार छोटी बात नहीं है, 5-6 लोग नहीं है, 20 लाख एक मजमा है। कोई कहां से सफर करके आया, कोई कहां से तैयारी करके आया, पता नहीं क्या कर, कैसे क्या को होगा। 20 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं, अभी बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। अब हुआ क्या, इसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू किए कि बजाय इसके कि आप इंक्वायरी बिठाएं, उल्टा मामला कुछ और हो गया। अब उनकी डिमांड सामने आती है, उनकी मांगें क्या हैं। मांगें सिंपल सिंपल ये थी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो रेजिग्नेशन दे दें, इस्तीफा दे दें, रिजाइन कर दें। ये उनकी डिमांड थी। सिस्टम को इतना पोलराइज कर दिया गया है, इतना सिस्टम को करप्ट किया गया है कि जिन लोगों को न्यूट्रल रहकर चीजों को देखना चाहिए था, वो भी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, वो उनको कॉकरोच बोल देते हैं। यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, करप्शन बढ़ रही है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, मुश्किलात का सामना है, तनाव बढ़ रहा है, वो इस यूथ को कॉकरोच कह देते हैं। आप कमाल चेक करें, ये यूथ जो शायद फोन से सर नहीं उठाती थी, या जो हेडफोन्स के अलावा शायद किसी की बात भी उनके कान में ना पड़ती हो, उन्होंने इस जोक को हिस्ट्री बना दिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम की पार्टी शुरू कर दी। ये 2026 में होने वाला एक अद्भुत कारनामा था। यानी ये ऐसे है कि एक आदमी को आप टोंट मारो, वो उस टोंट से आपको हॉन्ट करे। तो यूथ जेंजी ने इस टोंट को हॉन्ट में तब्दील कर दिया, और अब सीजेपी की, यानी कि उस कॉकरोच की जो शायद कभी रात को शोर डालता था, इनकी उपमा और अलंकार में अब वो दिन दिहाड़े गढ़ में आकर बैठ गया है। सीजेपी के शुरुआत 2 महीने पहले दोस्तों रखी जाती है। ये छप्पड़ फाड़ के क्रॉस कर जाती है, उसकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया के मीडिया में फैलांग जाती है। इंटरनेशनल मीडिया में इनके इंटरव्यूज आते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट्स हैं, कनेक्शंस हैं, ओवरसीज कनेक्शंस हैं, फैमिलीज हैं, फिर बोलने वाले लोग हैं, एक्सप्रेसिव हैं, धुआंधार शोर मचता है। फिर जो पावर इनके हाथ में थी वो सोशल मीडिया की थी, उसका ये खूब उपयोग करते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। लिहाजा होता ये है कि बंच ऑफ कॉकरोचेस, अकॉर्डिंग टू देयर जो उन्होंने एक टर्म यूज, बंच ऑफ कॉकरोचेस
एक मैसिव और एक इनक्रेडिबल मूवमेंट और प्रोटेस्ट में इख्तियार कर जाते हैं। सो मच सो कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अभिनेता नेत्री जो हैं और अभिनेता जिनको आप कह सकते हैं, अधिकारी कह सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो एक्टिविस्ट हैं सोशल, वो उसमें शामिल होना शुरू हो जाते हैं। मैंने उन लोगों को भी बात करते सुन लिया जो जिंदगी की वो लकीर काट रहे हैं कि शायद उनको किसी चीज की उम्मीद नहीं, यानी किसी चीज में पढ़ना नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी जिंदगी को उसमें शामिल कर लिया। मैं फीमेल्स और मेल्स इररिस्पेक्टिव जो उनका जेंडर है, उनको हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के साथ मिलते चले जा रहे हैं। कमाल बात यह है कि ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं है, यानी ये जाहिर ये कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो बेसिकली यूथ के साथ लिंक हैं। ये 2024 और 2025 और 2026 में अब ये एक अपग्रेडेड और इंस्पायर्ड, वेल ओरिएंटेड, एक स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेटेजिक मूव नजर आ रही है सीजेपी की तहत बहुत बड़े पैमाने पर। जंतर मंतर इस प्रोटेस्ट का गढ़ बनता है। हर कैमरे की आंख, हर सुनने वाला कान और हर यूथ का जो है एक विंग, वो इनके साथ लिंक होता चला जाता है। उस प्रोटेस्ट के अंदर इन पे हमले होते हैं, धुआंधार किस्म के आपस में झगड़े, सब कुछ होता है। मगर ये सुनने में आ रहा है अभी भी कि मंडे को जो प्रोटेस्ट में क्रैकडाउन हुआ है, ये वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल। इससे पहले इस लेवल का स्टूडेंट के ऊपर क्रैकडाउन इस वक्त इन चंद सालों के अंदर देखने में नहीं आ रहा था। सुनने में ये आया था या सोचा ये जा रहा था या असेसमेंट ये थी कि शायद इस क्रैकडाउन के बाद नौजवान यूथ जेनजी चली जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, बिखर जाएगी। मगर उनकी असेसमेंट गलत साबित हुई। वो कब गलत साबित हुई कि जब एक बहुत ही प्रिय और बहुत ही एज एन इंस्पिरेशन, बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी सोनम वांगचुक जबरदस्ती 18 दिन की हंगर स्ट्राइक पर उनको उठाकर जबरदस्ती हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उन बच्चों से उनके एक ऐसे मेंबर को दूर कर दिया जाता है शायद जिनकी बात सुनकर वो ठंडे रह सकते थे और मैनेज हो सकते थे। मुझे लगता यह है कि कोई जानबूझ के इनको खराब करना चाह रहा है, इनको बिमारना चाहता है, इनको वायलेंट करना चाहता है, इनके अंदर क्रोध डालना चाहता है ताकि वो इसमें आग लगाए, इनको बिखराए। लड़के बैठे थे अपने तरीके पर, कोई कहीं नहीं हिलना चाह रहा था। मगर जैसे ही सोनम वांगचुक को उठाया गया है, अब ये जंतर मंतर से संसद की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ एक प्रोटेस्ट करने का इशारा किया गया। ऐसी सूरत में उनको पहले ये सूचनाएं दी गई थी कि एक क्रैकडाउन की योजना की जा रही है, तो आप स्टैंड बाय पर रहें। सीजेपी की तरफ से तैयारी पूरी थी, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की, मगर उनको उम्मीद थी कि उनकी मांगे सुनी जाएंगी रादर देन कि ये चीज होगी। मगर दिखने में ये आया कि बैलेट गन्स चलाई गई हैं, सेल फायर किए गए हैं, धक्के मारे गए हैं, लाठी चार्ज की गई है, थप्पड़ मारे गए हैं। जो वीडियो सामने आ रही हैं उनमें बड़े ही भयंकर तरीके से लड़कियों पर अत्याचार किया गया है, महिलाओं के ऊपर थप्पड़ बरसाए गए हैं, और पुरुष पुलिसमैन, जो मेल पुलिसमैन है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से, महिलाओं की तरफ से नहीं, मेल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने ये किया। इसी तरीके से वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनको देखा नहीं जा सकता। कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मैं इसलिए कुछ भी चीज दिखा नहीं रहा हूं, ये चीज रिटन ऑन द वॉल है। मैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के साथ इसको लिंक करके जो आज रखने का मकसद था वो ये 2024 बांग्लादेश, 2025 नेपाल, पेरू, मेडागास्कर, अपना ईस्ट तिमोर, कीनिया, मोरक्को, इंडोनेशिया, श्रीलंका। 2025 was the protest year for Gen Zs। 2026 के अंदर मुझे ये लग रहा है कि अब दूसरे देशों की पॉलिटिक्स को देखने के बाद जेनजी को एज अ पावर, एज अ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर तस्लीम किया जा रहा है, किया जाना चाहिए। फोटोज में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, हो सकता है मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएं, हो सकता है बैन कर दिया जाए, मगर ये बड़े अरसे से ये चीज चल रही थी। अब इंटरनेशनल मीडिया की माने तो उनकी नजर में
कैलकुलेशंस गलत हो गई हैं। वो कैलकुलेशन गलत इस तरीके पर हो गई है कि गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियाज कॉकरोच मूवमेंट प्रोटेस्टर्स शो नो साइन ऑफ बैकिंग डाउन। मसला यह बन गया, लगा यह था कि दिल्ली क्रैकडाउन में शायद तितर बितर करने, सोनम वांगचू साहब को हटाने और 3 मांगों के ना पूरा करने के बावजूद शायद यूथ बैकडाउन हो जाएगी, मगर वो बैकडाउन नहीं हो रही एज फार एज द इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज आर कंसर्न। अकॉर्डिंग टू देम वो बैकडाउन नहीं हो रहे, बल्कि चौथी मांग आ गई है। वो चौथी मांग है पीएम नरेंद्र मोदी साहब का रेजिग्नेशन डिमांड होना शुरू हो गया है, बट ये हल्के दामों चल रहा है। अभी चौथी डिमांड उन्होंने सामने रख दी है। अब देखना यह है कि जब पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज इन्वॉल्व हो रही हैं, वो ना बच्चे देख रहे हैं, ना बच्चियां देख रहे हैं, ना निर्दोष देख रहे हैं, ना मीडिया देख रहे हैं, ना कार्यकर्ता देख रहे हैं, ना कुछ भी देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो लॉ के स्टूडेंट्स थे उनको लगा कि शायद न्यायालय जो हैं उनकी जानिब अपनी एक अपील रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर ने सूर्यकांत, एंड अगेन ये वही सूर्यकांत चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने कॉकरोच कहकर इन कॉकरोचेस को गुस्सा दिलाया था, इनको जोश दिलाया था, इनको इनकी ताकत का एहसास दिलाया था। यही सूर्यकांत के सामने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा कि देश एक अजीबोगरीब स्थिति में पड़ चुका है, बराहे करम दिल्ली पुलिस के इस गुंडागर्दी और पुलिसगिरी पर नोटिस लीजिए। सूर्यकांत साहब ने कहा क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा मैं वीडियो दिखाता हूं आपको, मैं आपको फुटेज दिखाता हूं सूर्यकांत जी, माननीय चीफ जस्टिस जी, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, आप इस पर एक्शन लीजिए। सूर्यकांत जी जिन्होंने कॉकरोच कहा था, वो कहते हैं डोंट वेस्ट माई टाइम और डोंट वेस्ट योर टाइम, आई डोंट वांट टू सी दोज वीडियोस। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में पकड़े, तिरंगे को गले में बांधे, पीसफुल पीसफुल प्रोटेस्ट का नारा लगाते सीजेपी के ट्रक्स, सीजेपी के नौजवान लाठियां खाते, पुलिस वालों को सर सर कहते चिल्लाते, घुटनों के बल गिरते, बेहोश होते, अपने साथियों के कंधों पर जाते, महिलाएं दौड़ती, गिरती, पटकती, सिर्फ एक ही चीज कह रही, हमसे बात करने के लिए किसी को भेजिए, हम बात करना चाहते हैं। अब अगर रीसेंट हिस्ट्री को सामने रखें तो ये एक पेज हमें अलाइनमेंट होती यहां पर नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों जाहिर बात है कि एक उसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो लिहाजा कुछ लोग जंतर मंतर में जाते हैं। सुनने में ये आ रहा है, देखिए मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, मेरा किसी पार्टी से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं। यही वजह है कि आज जो मैं बात कर रहा हूं तो आपने देखा मैंने कुछ स्पेशल टाइटल कुछ ऐसे करने की बात ही नहीं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यूथ की, मैं बात कर रहा हूं रियलिटी की, मैं बात कर रहा हूं जस्टिस की, मैं बात कर रहा हूं सबको सबके अधिकार देने की, मैं वो बात कर रहा हूं। मैंने तो कोई टाइटल भी नहीं लगाया, आप देख लें मेरी तो ना थंबनेल पे आपको कुछ नजर आएगा, ना डिस्क्रिप्शन में देखें आपको लिखा नजर नहीं आएगा कुछ भी। मैं यूथ के लिए बात कर रहा हूं और इसके लिए मुझे यानी बगैर किसी, मैं कोई गलत बात कहे, किसी कोई पार्टी बने, मैं ये कहता हूं कि बात होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली 2024 2025 के अंदर हमने अच्छी मिसालें नहीं देखी उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल एलीट है। अब सोचने की बात यह ना कि वो शायर कहता था कि हमने सोचा था कि मर के चैन पाएंगे, मर के भी ना चैन पाया तो फिर कहां जाएंगे। अब सोचने की बात यह है कि शेख हसीना तो भाग के इंडिया आई थी, इंडिया से कौन कहां जाएगा। दिक्कत ये है, प्रश्न ये है। अब सोचने की बात यह है जो हम नौजवानों को सोचनी है कि इसको पॉलिटिकल रंग देने की बजाय, ठीक है, पॉलिटिकल रंग देने की बजाय जो असल चीज समझने की है वो ये कि यूथ आपका भविष्य है। यूथ तो उनसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी,
मगर उनको छेड़ने छाड़ने में हम मिसकैलकुलेट कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। खैर बहरहाल ये सारी बात करने के पीछे मकसद था, एक तो हकीकत यह है कि अगर मंडे के दिन लाठी चार्ज वाली वीडियोस और ग्राउंड पर जो रियलिटी मैं अपनी आंखों से देख पाया हूं मेरी नजर से ना गुजरी होती तो शायद मैं समझता कि एक स्ट्रगल है, पीसफुली स्ट्रगल चल रही है, मांग रखी जा रही है, तो बात आनी चाहिए। मगर अगर आप एक साइड से फोर्स का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे लोगों को बहाना देंगे, नेगेटिव एलिमेंट्स को आप प्रवोक करेंगे, तो फिर ब्लेम गेम शुरू होगी और फिर उस वक्त कोई किसी की बात सुनने वाला रहेगा नहीं। तो लिहाजा ये लाठी चार्ज नहीं करनी चाहिए थी किसी सूरत भी। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर था डील करने का उन नौजवानों को जो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में, हाँ अगर कॉन्स्टिट्यूशन चिढ़ चढ़ती है तो वो अलग बात है। उससे अगर छिड़ते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन से या तिरंगे से छिड़ते हैं तो वो अलग बात है। मैं हिंदुत्व के लोगों को कह रहा हूं, हिंदुत्व के लोगों को, क्योंकि मैंने कुछ हिंदुत्व के लोगों को और कुछ एक्स मुस्लिम्स को देखा कि वो जंतर मंतर में क्रैकडाउन के बाद मजाक उड़ा रहे हैं लोगों का। हाँ, वो मजाक उड़ा रहे हैं। एक बोला, कहता है कि अगर मेरे स्ट्रीम ना करने पर आपको कोई इतराज है तो जाओ जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट कर लो। यानी वो उसको मजाक बना रहा है, यानी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो है उसका वो ठिठा उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है। मजाक उड़ा रहा है। तो याद रखें। तो बहरहाल मैंने जो बात रखनी थी मैंने आपके सामने रखी है। इस हकीकत को आपको समझना चाहिए कि 2024 से 2025 और अब 2026 ये वो साल हैं जो जेंजी प्रोटेस्ट की एक जो है एक पॉलिटिकल न्यू मूव हमारे सामने लेकर आए हैं। इस पर अब वेस्ट भी गौर कर रहा है और कई मुमालिक गौर कर रहे हैं कि जो ये यूथ प्रोटेस्ट के लिए निकलती है जिसको जेंजी कहा जाता है, तो इससे निपटने का तरीकाकार क्या हो सकता है। क्या इनको रेजिस्ट किया जाए, क्या इनके साथ बैठ के बात की जाए, क्योंकि फिर हुकूमतें उल्टना पड़ती हैं। आपको फोर्स यूज कर सकते हैं इनके खिलाफ, फोर्स यूज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये एक बड़ा तरीकाकार है। तो बेस्ट वे एज फार एज जो मैं देख पाया हूं वो ये है कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं मुल्कों के अंदर, मोराको में हो, कीनिया में हो, इंडोनेशिया में हो, वो भड़के हैं। उनमें एक चीज कॉमन है, ये क्या करते थे, जो यूथ की तरफ से वोकल पर्सन निकलता था, जो यूथ की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सामने आता था, ये उसको अरेस्ट कर लेते थे। जो जाता था बात करने के लिए उसको अरेस्ट करते थे, यानी बात करने को मुश्किल कर दिया गया। अभी यही तरीकाकार इस जेंजी प्रोटेस्ट के साथ किया जा रहा है। जो इनमें से बोलने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जो है वो मुहिम कसी जाती है। तो ये चीज कॉमन थी मोराको में और इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज के अंदर जहां ये सारी चीजें देखने के अंदर आई। मिसाल के तौर पर मोराको के अंदर इमाद नामी एक लड़का था, इसी तरीके से कीनिया के अंदर हनीफा नामी एक लड़की थी। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट किया गया तो इनकी वजह से लोग बिपरे और इनकी तस्वीरें लगाकर क्यों गायब कर दिया गया इन्हें, बाद में छोड़े पता चला। ये एजुकेशन पर बात करते थे। प्रदीप नाम का लड़का नेपाल के अंदर, उसको टॉर्चर किया गया, काठमांडू के अंदर अरेस्ट किया गया। बाद में पता चला कि इसकी वजह से लोग बिखरे थे क्योंकि ये इसका एक सर्कल था। टोगो में जो हुए बर्टिन नाम का लड़का, ये सामने आता है। यानी पता चलता है कि इन सब जगहों के अंदर जो गलती उन हुक्मरानों ने की या उन पॉलिटिकल एलीट ने की वो ये की कि ये लोगों की जुबानें बंद करके उनको अरेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अरेस्ट कर रहे थे। अब सुनने में ये आ रहा है कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो सीजेपी की तरफ से आ रही है वो ये आ रही है कि हम अरेस्ट होने के लिए तैयार है, हमें जेल में डाल दो, जेल भरो। अब अगर जेल भरो मुहिम निकलती है तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जो है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से सामने आ सकता है। खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट की मौत हो जाती है हवालात के अंदर, कोई यूथ वाला जो है वो बीमार पड़ जाता है, कुछ होता है उसको। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं जिनको सामने रखकर उस प्रेशर को क्या झेल पाएंगे, ये सारी की सारी सूरत हाल देखनी पड़ेगी।
जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में भी सही कहा आपने भाई, कह रहे हैं पाकिस्तान में भी सेम कंडीशन है। अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए निकलता है उसको दबाया जाता है। यही वजह है कि मैं क्यों बार बार एक चीज कहता हूं, बड़ा को पाकिस्तान में आप अंदाजा करें ना, पाकिस्तान में हालात ये हैं कि आप पाकिस्तान में हक के लिए प्रोटेस्ट करें उससे ज्यादा आप पैलेस्टीन के लिए निकले आपको उठा लेते हैं। यानी आप अंदाजा करो ना, आप पैलेस्टाइन, अब पैलेस्टाइन से आपको क्या तंगी हो गई, दुख दिक्कत हो गई? पैलेस्टाइन सवाए इसके ये कि आपने बैकडोर को डिप्लोमेसी की है, सोचने की बात है ना। तो एक चीज समझनी है, पाकिस्तान में भी फोर्स के साथ लोगों को रोकने की कोशिश की गई। बज़ाहिर आपको नजर आता है कि सब शांति है, मगर वल्लाहु आलम। इसलिए आप नौजवानों के साथ बैठ के बात करें। बात करने के अलावा और कोई तरीका आपके पास नहीं रहेगा। एक बंदा, दो बंदा है, चार बंदे, पांच बंदे, 10 बंदे, 100 बंदे, 1000 बंदे, अल्टीमेटली चीजें निकलकर सामने आती हैं। ठीक है जी। तो एक तो ये बड़ी अहम चीज है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये वो कंट्रीज हैं जिनकी यूथ उनका एसेट है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके पास पैसा हो, ठीक है ना, आपके पास ठीक ठाक पैसा हो तो आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो लोग क्या करते थे पुराने जमाने के अंदर कि अगर उनके पास पैसा नहीं है ना तो वो औलाद ज्यादा पैदा करते थे, क्योंकि ज्यादा हाथ ज्यादा कमाने वाले लोग, ये तस्वुर होता था। ज्यादा कमाने वाले लोग, ज्यादा हाथ होंगे तो ज्यादा कमाने वाले होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा यूथ हमारी एक्टिव होगी, जितनी ज्यादा यूथ हमारी हैप्पी होगी, जितनी ज्यादा यूथ हमारी प्रोडक्टिव होगी, पोटेंशियल होगी उसमें, प्रोडक्टिव होगी, उतना ज्यादा एक मुल्क जो है वो तरक्की करेगा कमाने के एतबार से। तो चाहे पाकिस्तान की हुकूमत हो, चाहे इंडिया की हुकूमत हो, चाहे इर्द गिर्द किसी भी कंट्री की हुकूमत हो, तो हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अपनी यूथ को दबाएं और उनको जो जायज बात है वो करने से रोकें। ठीक है, हाँ एक दो बंदा जो अगर कोई उछल कूद कर रहा है आप उसको तो समेट सकते हैं, मगर अगर पूरी की पूरी जनरेशन एक चीज पे इकट्ठी हो रही है तो आपको सुनना होगा बैठ के, उनको रीजनिंग देनी होगी। छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, अगर छोटे से बच्चे को भी आप कोई चीज फीड करना लगे हो ना फोर्सफुली, तो वो थूक देता है, वो उलट देता है बाहर, छोटा बच्चा। तो आज की जनरेशन को आप फोर्स नहीं कर सकते, आप उनको कन्विंस करें, रैशनली उनके साथ डिस्कस करें, ये तरीका कार है। अच्छा मान ले वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप बार बार डायलॉग करें, बार बार डिस्कस करें, ये तरीका कार उसमें हो सकता है जब तक वो पीसफुल है। आप उनको वायलेंट ना बनाएं, आप उनको पीसफुल ही रहने दें। जब तक टॉक होगी वो पीसफुल रहेंगे, जब आप दरवाजे बंद करेंगे तो फिर वो वायलेंट होते हैं, फिर वो अग्रेसिव होते हैं। तो ये चीज हम नहीं अफोर्ड कर सकते, एज अ नेशन भी और एज अ जनरेशन भी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ले जी, लिंक मैं कर रहा हूं पब्लिक, ठीक है। अच्छा यहाँ मेरी गुजारिश है दोस्तों से जो, अल्लाह, अच्छा यहाँ मेरी गुजारिश है दोस्तों से कि जो मुसलमान दोस्त पहले आ चुके हैं वो प्लीज ना आए, ठीक है, नए दोस्तों को आने दें, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम्स कैन ज्वाइन, मगर अगर मान लें कोई नॉन मुस्लिम बीच में आता है तो मैं उसको पहले लेकर उसको फारिग कर देंगे, फिर मुसलमानों को ले लेंगे, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि एक नॉन मुस्लिम जब सवाल करेगा तो पब्लिक को ये नहीं लगेगा कि यार ये मुसलमान था इसलिए चुप कर गया, सोचे ना, ठीक है। तो अगर एक नॉन मुस्लिम आके कोई सवाल पूछेगा मैं उसको जवाब दूंगा। हो सकता है अगर कोई उसको मेरे जवाब में कीड़ा नजर आए, कमजोरी नजर आए, तो वो उसी वक्त बैक एंड फोर्स कर सकता है। दैट मीन्स के आपको उस सवाल के नतीजे में सीखने को मिल सकेगा या मुझे सीखने को मिल सकेगा, ठीक है। तो ये लिंक मैं पेज के लिए पब्लिक कर रहा हूं। अच्छा एक दो अपडेट्स हैं हमारी, एक मिनट, पर्सनल मुहिम के हवाले से, ठीक है जी। तो उसको मैं फ्राइडे के लिए रखता हूं। फ्राइडे को मैं आपको दीपक साहब के हवाले से एक अपडेट देने वाला हूं। तो लेट्स सी, आई होपफुली, मैं उम्मीद करता हूं कि एक पॉजिटिव ही आपको अपडेट होगी इंशाल्लाह। तो फ्राइडे को मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा डिबेट के हवाले से। एक्स मुस्लिम्स के साथ डिबेट सेटल होने जा रही है। कुछ एक दो कंसर्न्स हैं वो अभी डिस्कस हो रहे हैं, मैं उनको अभी पब्लिक नहीं कर सकता, मैं उनको पब्लिक तरीके से करूंगा, ठीक है।
जब वो सेटल डाउन चीजें मैच्योर हो जाती हैं। अभी वो प्री मैच्योर हैं, तो अच्छा नहीं कि मैं उनको पहले रख दूं। ठीक है जी, हाँ। तो ये हल्का सा इशारा मैंने आपको दे दिया है। बाकी जब चीजें तय हो जाएंगी तो फिर उसके बाद देखेंगे ये कि अम, किसी न्यूज चैनल के ऊपर अगर हम लाइव जा सकें, इसका भी प्रयास करेंगे। नेशनल टीवी पर डिबेट हो जाए। मुझे अगर स्टूडियो जाना पड़ा, मैं उसके हवाले से भी देख सकता हूं, या फिर अगर मुझे कैमरा ओपन करके भी आना पड़ा तो मैं उसका भी बंदोबस्त कर सकता हूं, या कर सकते हैं, या क्या कुछ कुछ मल्टीपल सरप्राइजेस हैं जो आपको आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे। लेट्स सी, अभी 2 दिन हैं, लेट्स सी 2 दिन के अंदर क्या अपडेट्स आती हैं, तो आपको बहुत कुछ उसमें नई चीजें मिल पाएंगी। मगर उसके लिए शर्त यह है कि आप दुआ करें और खैर के लिए मामला रखें। ठीक है जी, हाँ। अब यार इतना देखो,